हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। नैब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए एकेडमी की तरफ से अभी स्टार्ट हो रही है एक फ्री ऑफ कॉस्ट सारथी सीरीज, जिसमें हम नैब तहसीलदार का जितना भी आपका सिलेबस है उसको लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए कवर किया जाएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट इस नैब तहसीलदार की क्लासेस को लेना चाहते हैं और लाइव इसको अटेंड करना चाहते हैं, और इसका जो भी स्टडी मटेरियल जो होगा वो एक पीडीएफ की फॉर्म के ऊपर अवेलेबल रहेगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारी एकेडमी के ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ये एकेडमी का जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं एप्पल स्टोर से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे उनको ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और इसके साथ साथ आप में से जो भी स्टूडेंट नैब तहसीलदार के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी जो प्रेपरेशन है उसे और भी बढ़िया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपनी शॉर्टकमिंग्स और वीकनेस को जो है एग्जाम से पहले जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए आज का जो हमारा सेशन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम प्रोफेसर के एस संधू और मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूँ। आज हम हिस्ट्री का जो सेशन है इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री नैब तहसीलदार के अंदर जो है वो कितना रोल प्ले करती है और एज ए सब्जेक्ट जो है हमें इसे कैसे कवर करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं तो उससे पहले अगर हम थोड़ा सा एक प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 2016 की अगर बात की जाए तो 2016 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे आए थे, और गांधीयन स्टडी से भी कोई अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ से पूछे गए थे। तो दोनों का अगर यहाँ पे देखा जाए तो 25 से 27 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री ने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बाद अगर हम 2018 के पेपर की बात करते हैं एनटी के, तो इसके अंदर भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन है जो मॉडर्न हिस्ट्री प्लस गांधीयन स्टडी से जो पूछे गए हैं। तो अगर हम हिस्ट्री का वेटेज देखते हैं पेपर के अंदर तो एक बड़ा अच्छा वेटेज जो है वो हिस्ट्री यहाँ पे लेती है। दैट इज व्हाई इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना भी है और तैयार भी करना है। और अगर यहाँ पे हम आगे जाके हम थोड़े से क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, तो अगर हम उन क्वेश्चन के एनालिसिस को देखेंगे तो वी कैन ईजिली सी कि अगर हम थोड़ा सा भी एक बेस्ट अपना स्ट्रेटजी यूज करें हिस्ट्री के अंदर तो ये हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ठीक हो सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे ले सकते हैं। तो पहले पॉइंट में जब भी हम प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देखना होता है कि इस किस सब्जेक्ट का एग्जाम में कितना वेटेज आ रहा है। हालांकि ये कोई सेटल्ड नहीं होता है कि हर बार इतना ही आएगा, लेकिन इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कम से कम इतना क्वेश्चन या इसके आसपास क्वेश्चन जो है वो आएगा। जैसे कि 20 से 27 में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो वरी कर रहा है, तो इट मीन्स के जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसके अंदर भी हमें समवेयर इसके अंदर हो सकता है 20 आ जाएं, 25 आ जाएं, या इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो समवेयर 20 से 25 के बीच में जो क्वेश्चन का रेशियो है वो वरी करेगा। तो इसलिए हमें एक यहाँ पे जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो हमें देखना होता है कि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर मैं कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अभी मैं आपके साथ जो है यहाँ पे देखूंगा कि डिस्कस करेंगे हम इसको किस तरह क्वेश्चन पूछे गए। तो हिस्ट्री में एक जो बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 साल, चाहे आप 16 की बात कर लें, 18 से बात कर लें, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। एक सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उस समय जो एक्ट बना, किस एक्ट के नीचे लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो मेंबर थे उनको अलाउ किया गया था कि आप बजट वगैरह जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम एक्ट पढ़ते हैं, अपने जितने भी हमारे एक्ट आ जाते हैं यहाँ पे ब्रिटिश टाइम के ऊपर जो बनाए गए थे, 1861 का एक्ट था, 1892 का एक्ट था, और उससे पहले जो 2 एक्ट बनाए गए हैं, तो इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंस आ जाता है। तो इसको हम एक सिंगल स्टेटमेंट बेस में हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमें नोट डाउन करने होते हैं। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि 1892 के एक्ट के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद आप देखेंगे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह
उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसमें पहले और सेकंड उनके जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1940 में ये सत्याग्रह की स्टार्टिंग की गई थी और विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके पहले और सेकंड सत्याग्रही यहाँ पे बने थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फरेजी मूवमेंट से पूछा गया है। फरेजी मूवमेंट ईस्ट बंगाल में जो काफ़ी बड़ी मूवमेंट थी, उस समय ये स्टार्ट की गई थी। लेकिन इनमें फ्रेजी मूवमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये इट वाज नॉट ओरिजिनेटेड इन बिहार, ये ईस्ट बंगाल में ओरिजिनेट जो था, इसका ओरिजिन हुआ था। तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे लिए हैं 2016 से, तो ऑलमोस्ट बाकी के क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से ले गए हैं, जो कॉमन टॉपिक है वहीं से ये क्वेश्चन आए हैं और सिंपल फैक्ट बेस है, टू द लाइन जो है इसको क्वेश्चन को पूछा गया। 18 का नल्सर देखेंगे, ट्रेंड बिल्कुल सेम है, सेम ट्रेंड को फॉलो किया गया है, सिंगल लाइन और टू द पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे कि इंटरम गवर्नमेंट में से कौन मेंबर नहीं थे, तो ये सारे के सारे मेंबर रह चुके हैं यहाँ पे। जैसे सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर रह चुके थे, बलदेव सिंह जो थे उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री थी, बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट देयर। बी आर अम्बेडकर जो थे उनके पास कोई मिनिस्ट्री इसके अंदर नहीं थी। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। दांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि डेट को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया गया है, कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है कि कौन सी डेट है। तो 12 मार्च को ये दांडी मार्च यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया कि उनकी पहली बुक जो थी उनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी, तो हिंद स्वराज जो ये थी बुक थी 1909 में, एक उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी जिसके अंदर डिस्क्राइब की गई है हिंद स्वराज के अंदर। तो ये बुक जो थी यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन भी अगर महात्मा गांधी जी के रिलेटेड ही पूछा गया है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी रियलाइज दैट हिज स्ट्रगल इन इंडिया वाज नॉट बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव। तो यहाँ पर भी आंसर जो है वो हम 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम के ऊपर, जब गांधी जी जेल थे तो उनके द्वारा ये उस समय बात कही गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। अब ये जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम इनको एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर इस साल अगर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नेक्स्ट ईयर भी वही रिपीट हो जाएंगे। तो हमें एनालिसिस करने के यहाँ पे दो पर्पस होते हैं। इससे हमें एक तो बेस पता चलता है कि प्रीवियस पेपर्स में जो हिस्ट्री का बेस है वो किस तरह का रह चुका है। तो 2 साल में कंटिन्यू ऑलमोस्ट बेस सेम चल रहा है, तो हमें इससे आइडिया हो जाता है कि हमें जब मुझे अपना हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट स्टडी करना है तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं उसके ऊपर मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेस पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा हमें यह पता चलता है कि हिस्ट्री के किस किस एरिया से जो क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे ये ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो 1857 के बाद के टाइम के ऊपर आपको ज्यादा ये क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा 1857 के बाद की हिस्ट्री उससे थोड़ा सा प्रोमिनेंट वे से हमें यहाँ पे उसको रीड करना है। तो ये 2-3 चीजें इस एनालिसिस से हमें यहाँ पे अब क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। चलो अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया सर के इसको किस तरह से हमें अपना बेस क्या लेके चलना है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट है। हमें हिस्ट्री के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री कैसे, एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, एक गांधी स्टडी का पार्ट है। दोनों इंटरसेक्ट भी करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। 1915 के बाद ऑलमोस्ट महात्मा गांधी जो थे वो फ्रीडम स्ट्रगल को डोमिनेट करते थे। तो इसलिए दोनों पॉइंट, ऐसा नहीं है कि गांधी स्टडी और मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग हैं, दोनों जो सर्कल हैं अपने आप को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करते हैं। लेकिन हम दोनों को देखेंगे कि हमें इनको अप्रोच कैसे करना है, किस तरह से हमें जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को रीड करेंगे, और जैसा कि हमने कुछ पहले प्रीवियस पेपर जो हैं उसको हमने फॉलो ऑन किया है, तो जब हमारा आगे सेशन स्टार्ट होंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें मैं आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें कवर कराऊंगा, तो उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको हमें कवर करना है और किस तरह से हमें उसे वर्कआउट करना है, ये एज ए स्टूडेंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब एज ए आप उसे किसी बुक को रीड करते हैं, कोई भी बुक रीड करते हैं उसको, तो तब भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मुझे इसमें से क्या रीड करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि हिस्ट्री देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और हमें यहाँ पे कोई हिस्ट्री में बहुत बड़ा कोई स्पेसिफिक स्टडी करने की जरूरत तो है नहीं है। तो एक एग्जाम पॉइंट व्यू से हमें जब हिस्ट्री पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, तो देखिए आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए। हम जितनी भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुई है, मेजर मूवमेंट है, हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। अगर हम देखें 1905 के बाद, 1905 के बाद जैसे स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई है, होम रूल मूवमेंट चलाई गई, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये हमारे पास कुछ प्रोमिनेंट मूवमेंट आ जाती हैं जिनको हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है।
होता है, ठीक है। और इस बीच में हम ये भी देखेंगे कि चलो इसके अलावा जैसे कोई पीजेंट मूवमेंट आ गई, कोई ट्राइबल मूवमेंट आ गई, तो जो मेजर मूवमेंट रही हैं उनको हम कवर करेंगे। और जब हम मेजर मूवमेंट को कवर करेंगे, किसी भी मूवमेंट के अंदर जो लीडरशिप का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो किस मूवमेंट में कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंट जो है वो उनका रोल क्या रहा है, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि गांधी जी का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात करें, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, जहाँ हम जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो एक प्रोमिनेंट मूवमेंट आ जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो इनमें गांधी जी का रोल बड़ा प्रोमिनेंट है। लेकिन गांधी जी के अलावा बाकी कौन कौन से लीडर रहे हैं, उनका क्या रोल रह चुका है, तो हमें एक तो लीडरशिप के ऊपर फोकस करना है। दूसरा हमें यह भी फोकस करना है कि जब मूवमेंट कोई चलाई जाती है तो उसके कारण क्या है, किस वजह से मूवमेंट चलाई गई और उसका रिजल्ट क्या निकला, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को उसने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया। ये पॉइंट जो है हमें मूवमेंट को स्टडी करते वक्त जो है अपने माइंड में रखना है। तीसरा पॉइंट हम इसमें यह भी देखेंगे कि जो रेवोल्यूशनरी फेज चला है, ठीक है, रेवोल्यूशनरी फेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे भगत सिंह जब उनके साथी जो है उनका क्या रोल रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उनके द्वारा यहाँ पे क्या रोल प्ले किया गया है, बंगाल में जैसे सूर्य सेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री आल्सो। जैसे कि गदर पार्टी वाज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पार्टी जो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी इंडिया में चलाना चाहती थी 1915 के पास यहाँ पे। तो हमें जो प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी फेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी रहे हैं, जहाँ उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन रही है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनें जो है इस तरह से रही हैं और उनका क्या काम रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में रिवोल्ट, क्योंकि टाइम टू टाइम ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं। इफ वी स्टार्ट विद 1857 रिवोल्ट, तो मेजर रिवोल्ट आ जाता है। उस रिवोल्ट के भी हमें देखना होता है कि उसके क्या कारण थे, उसके अंदर कहाँ पे किस लीडर ने क्या इंपॉर्टेंट रोल किया, गवर्नमेंट क्या क्या रिस्पॉन्स था, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या कोई कॉन्सिलेटरी अप्रोच यूज किया, जहां गवर्नमेंट ने कोई मिलिट्री ऑपरेशन यूज किया, क्या उसके लिए यूज किया गया। तो मेजर रिवोल्ट जितने भी हुए हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना। और ये रिवोल्ट बड़ा डाइवर्स टॉपिक्स में आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पीजेंट रिवोल्ट भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके ट्राइबल रिवोल्ट भी आ जाते हैं। तो इन्हें आपको थोड़ा कंबाइन करके जो है साथ में रीड करना होता है। इसके बाद रिफॉर्म, जैसे कि बहुत सारी 1857 के बाद बहुत सारी जो कल्चरल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी वो इंडिया में चलाई गई थी। राजा राम मोहन राय का प्रोमिनेंट नेम हम यहाँ पे देखते हैं, ब्रह्मो समाज का इंपॉर्टेंट रोल हम यहाँ पे देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा यहाँ पे आ जाती, देवेंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पे आ जाती। तो इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट रही हैं, और अगर हम थोड़े प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखेंगे 16 और 18 का, तो यहाँ पे बड़े कॉमन 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रार्थना समाज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, या इस तरह के कुछ रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। तो किस टाइम पे कौन सी मूवमेंट चलाई गई, कौन इंपॉर्टेंट उसके जो पर्सनैलिटी रहे जिन्होंने रोल प्ले किया, उनका क्या रोल रहा है, विवेकानंद जी का क्या रोल रहा है उसके टाइम में, तो ये आप सारे देखेंगे तो अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे हुए हैं। तो ये मूवमेंट भी हमें जो है बड़ा डिटेल में इसको जो है साथ में कवर करना है। एंड इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अब देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर वैसे तो बहुत सारे जो लोग रहे हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम 15-20 ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो हमें चूज करनी होती है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उनका फ्रीडम स्ट्रगल का रोल क्या रह चुका है। जैसे कि गांधी जी तो चलो प्रोमिनेंट फिगर आ जाते हैं, गांधी जी का आ गया, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल था, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल था, इसके बाद चित्तरंजन दास का क्या यहाँ पे रोल था, मोतीलाल नेहरू यहाँ पे आ जाते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ 15-20 पर्सनैलिटी हमें जो है वो चूज करनी होती हैं। तो उन 15-20 पर्सनैलिटी को जो है रीड करना, उनका कंट्रीब्यूशन रीड करना है। अगर आप ये 5-6 पॉइंट को कंबाइन कर लेते हैं, अगर आप 5 to 6 पॉइंट को कंबाइन करके अगर हम हिस्ट्री को रीड करते हैं और साथ में उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे लिए हिस्ट्री में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम 20 में से 20 का स्कोर भी हिस्ट्री में ले सकते हैं, जैसा कि ट्रेंड मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल के अंदर ट्रेंड पूछा गया है। तो अगर आपने इसको बड़ा एक ऑब्जेक्टिव वे से हिस्ट्री को रीड किया हुआ, तो आपका जो स्कोर है वो 100% भी आप हिस्ट्री में ले सकते हैं। और दैट इज अगर आप अपना अच्छा हार्डवर्क इसके ऊपर यहाँ पे लगाते हैं। तो ये तो हमारा पॉइंट आ जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेके। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, दैट इज बेसिकली गांधीयन स्टडी। गांधीयन स्टडी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस के अंदर, और अक्सर स्टूडेंट जो हैं
इस गांधीयन स्टडी को लेके थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं एंड दे फील द प्रॉब्लम, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वी हैव ए वेरी ऑर्गेनाइज वे ऑफ लिटरेचर और हम उसको बड़ा इजीली किसी एक या दो बुक में पढ़ के कवर कर सकते हैं, लेकिन गांधीयन स्टडी को किसी एक सोर्स में कवर करना और क्या पढ़ना या क्या नहीं पढ़ना, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है जैसे स्टूडेंट यहाँ पे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक ऑब्जेक्टिव वे से सिलेबस को डीकोड कर लेते हैं, अगर आप सिलेबस को डीकोड कर लेंगे तो डीकोड करके आप उसे रीड करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको उसको कवर करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो गांधीयन स्टडी को आप कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखिए गांधी जी को जब आप स्टडी करेंगे या गांधीज्म हम स्टडी करेंगे तो उसको हम दो पार्ट में साथ में लेके चलेंगे। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि गांधी जी की मेन आइडियोलॉजीज क्या थी और उनके आइडियाज यहाँ पे क्या, तो हम इनको थोड़ा सा कंबाइन अगर कर लेते हैं तो गांधीयन स्टडी का एक प्रॉपर ग्राफ जो है हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। जैसे कि अगर हम उनकी मेन आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी किन कोर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी, उनमें से फर्स्ट आ जाता है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ये गांधी जी का एक जैसे आप कोर वैल्यू में आ जाता है जिसको वो सबसे ज्यादा क्लोजली जो थे इसको सपोर्ट भी करते थे और किसी भी फॉर्म में इसकी वो जो वायलेशन है वो बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पहला प्रिंसिपल आ जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, जिसे वो पावर ऑफ सोल जिसे कहा जाता है, द स्ट्रेंथ ऑफ सोल कहा जाता है। तो सत्याग्रह उनका एक मेन मीडियम रहा है। सत्याग्रह के साथ साउथ अफ्रीका में भी उनका बहुत बड़ा सक्सेस मिला था और सत्याग्रह का प्रिंसिपल उन्होंने इंडिया में। तो सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, सत्याग्रह को प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल और कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ये हमें अगर सत्याग्रह के जब टॉपिक पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है सर्वोदया का आ जाता है, व्हाट इज द सर्वोदया, और सर्वोदया के अंदर गांधी जी किन किन बेसिक प्रिंसिपल की बात करते थे, ठीक है। स्वराज, सेल्फ रूल, अब ये बहुत आ जाता है कि सेल्फ रूल का मतलब क्या था, तो गांधी जी के द्वारा सेल्फ रूल का क्या मतलब था, वाज इट ए रूल विद इन द रूल, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही अपना एक सेल्फ रूल चाहते थे, जहां सेल्फ रूल उनके लिए स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। तो यहाँ पे स्वराज का मतलब उनके लिए सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस से, पॉलिटिकल फ्रीडम से नहीं था, वो एक इससे स्वराज एक बड़ा वाइडर टर्म थी जिसमें वो बेसिकली जो सोशल और इकोनॉमिक जो साथ में एक फ्रीडम है उसकी भी साथ में बात करते थे यहाँ पे। तो स्वराज का यहाँ पे महात्मा गांधी जी का क्या यहाँ पे डेफिनेशन है। द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, दैट इज अगेन जिसके लिए थोड़ा वो स्टेट को डिफाइन करते थे कि स्टेट जो है वो एक ट्रस्टीशिप की तरह से काम करना चाहिए, थोड़ा एक आइडियलिस्टिक पिक्चर जो थी वो स्टेट की देते थे यहाँ पे। तो ट्रस्टीशिप के ऊपर हम थोड़ा रीड करेंगे कि व्हाट इज ट्रस्टीशिप और इसके अंदर कौन से कौन प्रिंसिपल आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्वदेशी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास देखेंगे कि जैसे यहां तक आप देखेंगे ये जो हमारे पास 5 to 6 पॉइंट आ जाते हैं आपके, तो इसके अंदर हमारे इनको अगर हम अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो महात्मा गांधी जी का जो कोर आइडियोलॉजी है वो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम इजिली सॉल्व भी कर लेंगे। तो इसके साथ साथ हमें थोड़े और आइडियाज भी लेने, जैसे कि उनके पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे। पॉलिटिकल आइडिया यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया को किस तरह से देखते थे, उसमें स्टेट का क्या रोल देखते थे, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल देखते थे और उसके अंदर लोकल गवर्नेंस का उनके लिए क्या, जैसे महात्मा गांधी जो थे वो चाहते थे कि जो पावर है इट शुड गो फ्रॉम विलेज टू सेंटर लेवल, ठीक है, वो नीचे से ऊपर की तरफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते। तो इस तरह से उनके पॉलिटिकल आइडिया क्या रहे हैं स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ब्यूरोक्रेसी को लेके, ये हमें पता होना चाहिए। इकोनॉमिक फिलॉसफी, तो गांधी जी क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसमें किस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा, किस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे गांधी जी जो ज़्यादा जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री थी उसकी फेवर में नहीं थी, मशीन बेस्ड इंडस्ट्री के फेवर में नहीं थी, वो स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव जो फैक्ट्री थी जहाँ इंडस्ट्री थी उसको सपोर्ट करते थे यहाँ पे। तो इकोनॉमिक जो फिलॉसफी थी उनकी जिसके अंदर स्वदेशी जो आइडिया ऑफ स्वदेशी भी उनका एक कोर प्रिंसिपल आ जाता है, तो इसके ऊपर उनके क्या ओपिनियन थे। एंड देन वी विल सी अबाउट व्हाट वाज द सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म आइडिया ऑफ दी महात्मा गांधी। जैसे आप देखेंगे कि जब ये पूना पैक्ट हुआ था तो पूना पैक्ट के बाद, अम्बेडकर के बाद जो गांधी जी थे उन्होंने हरिजन के लिए काफ़ी ज़्यादा उस समय
एक अनटचबिलिटी लीग भी बनाई थी और इसके लिए एक शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था उस समय। तो अनटचबिलिटी और कास्ट सिस्टम को गांधी जी जो थे किस तरह से रिफॉर्म करना चाहते थे, कल्चर के अंदर किस तरह का वो एजुकेशन सिस्टम चाहते थे, किस तरह का वुमेन्स का स्टेटस के ऊपर उनका क्या ओपिनियन था, वुमेन के रिफॉर्म के लिए, स्टेटस को रिफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए था। सो स्टूडेंट, अगर आप गांधीयन स्टडी को अप्रोच कर रहे हैं तो इस तरह से जैसा मैंने अभी आपको ये पूरा डिकोड किया है, तो अगर आप ये कोर प्रिंसिपल सारे के सारे पहले उठा के हम इसको रीड करेंगे तो आप इसको बड़ा आसानी से और बड़ा इजी वे से जो है इसको आप कवर अप कर सकते हैं। और क्योंकि ये आपकी जो क्लासेस हैं वो आगे रेगुलर चलेंगी यूट्यूब के ऊपर, और ये सारे जो टॉपिक हैं मेरे द्वारा ही आपको टीच किए जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, तो ये जितना भी स्टडी आपका जो सिलेबस का पार्ट है इसको हम एक बड़ा ऑर्गेनाइज वे से और टू द पॉइंट से हम इसको पूरा सेशन में इसको कवर भी कर लेंगे, और आप आपके जितना भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आप उसे बड़ा इत्मीनान से आप उसे जो है वहाँ पे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस को डिकोड करने के लिए। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि अगर हमें इसके लिए कोई सेल्फ स्टडी करना है, कोई बुक रीड करनी है, तो हमें क्या चाहिए। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए अगर आप स्पेक्ट्रम रीड कर रहे हैं, जहाँ आपके पास पड़ी हुई है बुक है, तो इसके बियॉन्ड आपको और किसी जाने की जरूरत नहीं है। वन एंड थोड़ा सा एक बल्कि बुक जरूर रहता है, लेकिन अगर आप इतना बुक रीड कर लेते हैं तो इसके बियॉन्ड आपको कोई और बुक रीड करने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा बुक है, इजी टू रीड लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ पे, और आपका सारा सिलेबस जो है कवर कर देगा। अब यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम इसलिए भी हमें रीड करना जरूरी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि अगर क्वेश्चन जो है वो अगर हम 16 में देखें, 18 में देखें, तो आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ हो जाए, क्वेश्चन का जो हो सकता है स्टेटमेंट बेस कैटेगरी में क्वेश्चन डाल दिए जाएं, तो ये हमें अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है कि क्वेश्चन हमें किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तो हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम उसको सॉल्व कर सकें, चाहे कितना भी लेवल जो है उसका डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से आप साथ में सेल्फ स्टडी के लिए स्पेक्ट्रम बुक जो है वो साथ में रीड कर लीजिए। गांधीयन स्टडी के लिए आई विल सजेस्ट वन बुक जिसके अंदर आप उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो दिस इज ए गुड बुक फॉर गांधीयन स्टडी। और इसमें आपको गांधी जी की जो लाइफ है, उनका लाइफ पीरियड जो है और उनका जो मेजर जो कोर प्रिंसिपल्स रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से इसके अंदर रीड कर सकते हैं साथ में। और साथ में एकेडमी की तरफ से आपको जो पीडीएफ नोट प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें भी आपका ये जो गांधीयन स्टडी का सिलेबस है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगेन आई वुड रिपीट स्टूडेंट कि ये जो हमारे जितने भी नोट्स होंगे इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एकेडमी के ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो मैंने आपको जो ऐप के बारे में कहा था, आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपके लिए एक नैब तहसीलदार का कोर्स जनरेट किया गया है। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपको वहाँ पे जो भी लेक्चर के पीडीएफ हैं वो रेगुलर बेसिस भी आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस वाज द सेशन फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री एंड गांधीयन स्टडी के इसमें हमें क्या पढ़ना है आगे और कैसे पढ़ना है। और आगे एज पर द शेड्यूल जैसे ही हमारा क्लासेस जो हैं आपकी स्टार्ट होंगी तो वन बाय वन आपके सब्जेक्ट आएंगे। तो जितने भी मैंने अभी आपके साथ टॉपिक लिए हैं इसको हम जो है एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइज वे में और एक टाइम स्पेसिफिक मॉड्यूल में ये सारा हम टॉपिक जो है इसको कवर भी करेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और आई विश के जो आप मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आपकी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो और आप एनटी के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर और अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो सिलेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।